सम्माननीय सभामुख महोदय, अनुदानसँग जमिन, स्वाभिमान र राष्ट्रियता कदापि साट्न मिल्दैन। सीमा विवाद नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। मुझको भी मालूम है। कथा टुडे, एभ्रिथिङ एभ्रीवन हैज अ स्टोरी। नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने क्रममा भारत र चीनलाई सोधेर मात्र नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संसदमा व्यक्त गरेकी सरिता गिरी अहिले फेरि मलाई भारतीय चेली भनेर अपहेलित गरेको भनेर संसदमा गर्जिएकी छिन्। गत जेठ 19 गते नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले संसदमा नै भारतीय चेलीको दादागिरी चल्न थालेको भनेर टिप्पणी दिएकी थिइन्। बैठकमा बोल्दै उनले नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयमा भारतसँग सोध्नुपर्ने सरिता गिरीको यस्ता वक्तव्यहरूलाई खण्डन गरेकी थिइन्। अनि नक्सा जारी गर्ने क्रममा देशले आफ्नो भूभाग समेटेर जारी गर्नको लागि कुनै पनि देशलाई सोध्न नपर्ने जिकिर गरेकी थिइन्। उनले त्यो वक्तव्य जारी गर्ने क्रममा सरिता गिरीको नाम त लिइन, तर इङ्गित चाहिँ उनैलाई गरेको भान भइरहे पनि होला। सायद शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समाजवादी पार्टीकी सांसद रहेकी सरिता गिरी चौधरी माथि खनिइन् अनि उनलाई भारतीय चेलीको दादागिरी भन्ने शब्द हटाउन माग पनि गरिन् संसदसँग। उनले पनि त्यस क्रममा चौधरीको नाम त लिइनन्, तर उक्त अभिव्यक्तिलाई हेट स्पिचको रूपमा उल्लेख भने गरेकी थिइन्। अनि उनले यो पनि माग गरिन् कि उक्त हेट स्पिचको अभिव्यक्तिको आधारमा कानुनी प्रक्रियामा संसद अगाडि बढ्नको लागि माग समेत गरिन्। तर संसदमा भने यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति गरेको विषयमा कुनै पनि कानुनी कारबाही नहुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अनुदानसँग जमिन, स्वाभिमान र राष्ट्रियता कदापि साट्न मिल्दैन। सीमा विवाद नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे, आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। जब यो देशका प्रधानमन्त्री एउटा सपना योजना फ्याँक्छन् अनि रहका एजेन्टहरू 15 दिनसम्म घाइते हुन्छन् अनि त्यो सपनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्तिहरू लगाएर ब्रुक्क ब्रुक्क उफ्रन थाल्छन्। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रको सवालमा अब बोलाइ र गराई समानता कायम गर्न धेरै मै हुँ भन्नेहरूलाई पनि हाम्मे पर्न देखिन थालिसक्यो। मन र विचार अशुद्ध हुनेको मन्तव्य, अन्तर्वार्ता र लेखका अंशबाट पनि आम जनताले समेत स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न थालिसके। विगतमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढ्नेहरूको मुकुण्ड पनि तिनलाई खडा गर्ने र उताल्नेहरूबाट नै पर्दाफास हुनेछ। मेरी अनुपस्थिति में वहाँ पे हमारे इस संसद के एक माननीय जी ने जो मंतव्य दिया उसको घृणा का मंतव्य कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हेट स्पीच कहा जाता है सभामुख महोदय, क्योंकि उन्होंने रगत उमलने की बात कही। उन्होंने अपने मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी, ये बात कही। और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है, ऐसी बात कही। सभामुख महोदय, मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूंगी, मैं प्रेम से अपनी बात कहूंगी सभामुख महोदय। और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूं कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूं, गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूं कि इसको रिकॉर्ड में लेके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं दूसरी बात कहती हूं सभामुख महोदय कि पूरे संसद पे की मर्यादा पे और उसके सार्वभौम सत्ता पे आक्रमण हुआ है, इसलिए ऐसे हेट स्पीच को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा, इस देश में विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी। क्योंकि यहां पर अगर ये संसद के सार्वभौम सत्ता पे, संसद में ही जासूस कहने की बात की जाती है, संसद में दादागिरी चलाने की बात की जाती है, सभामुख महोदय, ये सिर्फ किसी माननीय पे नहीं, ये पूरे संसद पे आक्रमण है। सभामुख महोदय, मैं क्षमा चाहती हूं कि हमारे माननीय जी भी संसद का वक्तव्य पढ़ के अपना वक्तव्य देती हैं या मीडिया में जो प्रायोजित ढंग से वक्तव्य आता है उसको कहती हैं।
मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए। और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्शा बनाउने ये कहा कि प्रायोजित किया। उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है, सुना है और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पर बोलें। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। मैं जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूं यहां पर, हमारे माननीय जी ने एक बात तो अच्छा ही कहा, भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। मुझको भी मालूम है सभामुख महोदय, उनके पति राप्ती जिला के दांग जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमेकी चीन की तरफ से बांटा गया है, तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई, कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है। भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय, नेपाल के कानून के अनुसार आई। और मैं एक बार और कहती हूं, मैं नेकपा पार्टी के संसदीय दल के नेता और नेकपा पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण से कहती हूं, मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूं सभामुख महोदय। इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे लें। अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उबले। रगत बुद्ध के संतान का रगत नहीं उबलना चाहिए सभामुख महोदय। और रगत तो बहुत का उबलता है, जब मधेसी को भारतीय और भारतीय को मधेसी बनाया जाता है तो बहुत लोगों का खून उबलता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही चांदी के चम्मच में हम लोगों को किसी ने सभासद का सदस्य नहीं दिया है। जनता के बीच में संघर्ष करते 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 हम लोग आए। और अंत में एक बात और मैं कहूंगी, नागरिकता के विषय में उन्होंने कहा है कि हम लोग क्यों राष्ट्रपति होंगे, हम लोग समय मैं एकदम खत्म कर रही हूँ, महत्वपूर्ण बात है। तो मैं भी ये चुनौती देती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ कि 2072 साल के संविधान बनाने वक्त में जब मधेसी सड़क पे थे तो उन्होंने आर्टिकल 279 लाके हमारे हाथ और पैर में जंजीर बांधी है। जंजीर जब तक रहेगी तो हमारा संघर्ष रहेगा, और हिम्मत है तो वो जंजीर को हटाइए और तब हम साथ मिलकर नेपाल बनाएंगे, नहीं तो ये बात तो चलती रहेगी सभामुख महोदय। मैं फिर से कहती हूँ कि इसको सभामुख महोदय रिकॉर्ड से हटाया जाए। मैं ये मांग करती हूँ जब तक इसके बारे में ये घृणा का स्पीच इसको रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ, हम लोग संसद को ठीक से सुचारू रूप से आगे बढ़ने में देने में असमर्थ हैं सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबसे पहले मैं कल कोरोना पीड़ित महिला सावित्री, जो कि अभी तुरंत जिसने अपने एक बच्चे को जन्म दिया था लेकिन संतान का सुख भोगे बिना मृत्यु उसकी हुई, मैं उसके प्रति इस देश की हर एक माताओं की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूं। मैं इसी साथ लगभग 2 महीना पहले सरलाही में एक मुस्लिम महिला, जो कि लॉकडाउन के समय में पुलिस के आतताई व्यवहार से अपने बच्चे को, 18 साल के लड़के को बचाने के लिए जब उसने कवर किया तो 60 साल की महिला का वहीं पे देहांत हुआ। मैं उन मुस्लिम महिला के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूं कि ऐसे समय में भी इस ढंग से बल का प्रयोग हो रहा है जिससे लोगों की जानें जा रही हैं। साथ ही सभामुख महोदय, मैं प्रत्येक देशवासी से कल की घटना के बाद अपने आप को, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें और एक दूसरे की सुरक्षा करें, मैं विनम्र आग्रह करती हूं। अब मैं नीति कार्यक्रम में आ रही हूं सभामुख महोदय। यह नीति कार्यक्रम बिल्कुल बैंकरप्ट है, आइडिया के दृष्टिकोण से खोखला है। ये कोरोना के समय का, ये कोरोना संक्रमण के समय का नीति और कार्यक्रम है, ये कहीं से भी प्रमाणित नहीं होता है।
बिल्कुल वही पुरानी बातें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है, 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, 200 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अभी लॉकडाउन की अवस्था में क्या किया जाएगा उसके बारे में यह नीति कार्यक्रम मौन है। लॉकडाउन के कारण चारों तरफ अभी पर्दा है, पर्दा तो अभी उठा ही नहीं है। बड़े परियोजना की बात क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आनी चाहिए थी वो है राहत कैसे प्रदान किया जाए, देश की संपूर्ण जनता को कैसे सुरक्षा के संजाल में आबद्ध किया जाए, और जो लोग देश से बाहर हैं उनको कैसे अपने घर लाया जाए, उसके बारे में यह नीति कार्यक्रम मौन है। सभामुख महोदय, किसी भी नागरिक का या व्यक्ति का जो उसका घर पे और उसके परिवार पे अधिकार होता है, वो राज्य का व्यक्ति के ऊपर जो अधिकार होता है उससे बहुत उच्च होता है। इसलिए राज्य व्यक्ति के घर और परिवार के साथ रहने के अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। लोग घर आएंगे, बीमार होंगे, इलाज होगा या नहीं होगा, मृत्यु प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, वो दूसरी बातें हैं। सबसे पहले जितने भी देश विदेश में जो लोग हैं अपने घर और परिवार जाना चाहते हैं, उनको घर परिवार पहुंचाने की व्यवस्था सरकार तत्काल करे। इस संकट के समय में एक बड़ा अजीब प्रस्ताव सरकार ने लाया है, परिपूर्ण लोकतंत्र, कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी। प्रतिस्पर्धात्मक डेमोक्रेसी के स्थान पे परिपूर्ण डेमोक्रेसी लाके क्या सरकार एक दलीय निरंकुशता जो स्थापित करने की उसकी जो चाहत है उसके तरफ इंगित कर रही है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स जिस नीति और कार्यक्रम में जो उल्लेख किया गया है, वहां पे ना तो कानून के शासन की बात की गई है, न संवैधानिक सर्वोच्चता की बात की गई है, और ना प्रेस स्वतंत्रता की बात की गई है। इसलिए सरकार अगर डेमोक्रेसी के प्रारूप को, लोकतंत्र के प्रारूप को बदलने की उसकी आंतरिक मंशा है, तो मैं उसके बारे में सचेत कराती हूं। सभामुख महोदय, निर्मला पंत के उस 13 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के बाद अभी का जो लेटेस्ट जो है अध्यादेश कांड और उसके पहले का मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के समय में जो भ्रष्टाचार का कांड हुआ है, मैं सोच रही हूं कि इन 2 वर्षों के आधार पे, 3 वर्षों के आधार पे हम लोग सरकार को कैसे याद करेंगे। प्रधानमंत्री केपी ओली जी, निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह कर चुकी हूं, सोचे कि उनके किस काम के लिए हम लोग या नेपाली जनता उनको याद करेगी। मुझको नहीं लगता है कि कहीं पे भी संतोष करने की जगह है। मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ सभामुख महोदय, मैं उसको सुनियोजित मानती हूं। 2 महीना पहले इसलिए सामग्री नहीं खरीदी गई सामान्य नागरिक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि जब अकस्मात, जब इमरजेंसी होगा तब भ्रष्टाचार किया जा सकता है। और एक नई दुखद बात क्या है कि अब सरकार भ्रष्टाचार के काम में सेना को संलग्न करा रही है। सरकार सेना को भी भ्रष्ट कर रही है, सरकार सेना को व्यापार देके भ्रष्ट कर रही है। जब मंत्रिपरिषद के द्वारा सार्वजनिक खरीद आइन के अंतर्गत जब व्यापार, जो भ्रष्टाचार का मामला जब लोगों के सिर से ऊपर चला गया है, नाक के ऊपर चला गया है, तो अब सरकार ने सेना के मार्फत भ्रष्टाचार करने का एक युग आरंभ किया है। क्योंकि सेना नागरिक के सरकार से ऊपर है, कानून से ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ये नहीं जानती है। हर एक बात में इस सेना को ठेका, हर एक बात में नहीं, ये सरकार की विफलता है। स्वास्थ्य सामग्री कोरोना शुरू होने के बाद अगर सरकार यहाँ पे नहीं ला सकी है, ये सरकार की पूर्ण विफलता है। और प्रधानमंत्री केपी ओली जी, इसके बारे में सारी जनता के सामने में उनको माफी मांगनी होगी। अब मैं सुनकोशी परियोजना के बारे में बात करना चाहती हूं। सभामुख महोदय, 2046 साल के बाद निरंतर सुनकोशी कमला डाइवर्सन के प्रोजेक्ट की बात आई है, लेकिन अब सुनकोशी मरीन ड्राइव लाया जा रहा है, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। प्रदेश नंबर 2 को सिंचाई की आवश्यकता है, बिजली से भी ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। सरकार बिजली बनाएगी, वो बेचेगी, लेकिन जनता को पानी चाहिए। इसलिए ये सुनकोशी मरीन ड्राइव को हटाकर सुनकोशी कमला सिंचाई परियोजना लाया जाए। मैं निजगढ़ की बात कर रही हूं सभामुख महोदय, क्या सरकार को पता नहीं है कि निजगढ़ के मामले में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा चल रहा है? जब कोई मुद्दा विचाराधीन है तो उसको इस संसद में उठाने की हिम्मत कैसे सरकार ने की? क्या सरकार ने सर्वोच्च अदालत को ललकारा है या फिर सर्वोच्च अदालत को दबाव में डाला है? साथ ही सभामुख महोदय,
बहुत सारी बातें, लेकिन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग जिसके कारण आज भी शांति प्रक्रिया अधूरी है और लोग अटके हुए हैं। बेपत्ता व्यक्ति के संबंध में जो विधेयक है वह कानून का रूप नहीं ले पाया है, जिसके कारण शांति प्रक्रिया अधूरी है। शांति प्रक्रिया सरकार कब पूरी करेगी? उस बात को क्यों छोड़ा गया है? क्या यह विपक्षी दल के दमन के लिए किया गया है या पार्टी के आंतरिक लोगों को एक छड़ी दिखा के और नियंत्रण में रखने के लिए इस बात को छोड़ा गया है? इसके बारे में मैं ध्यानाकर्षण कराती हूं। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहां पर आप अपने दो छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। इसी